मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से हम A1 को डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स के बाद और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। यस कितने लोग आ गए हैं? 47। यार ये पता है तो रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें बाकी चीजें ना आए, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो। बाकी चीज जैसे आप लोग बोलते थे बीच बीच में आ जाता है, वो उसका सेटिंग पता है किसी को? सर लैपटॉप से उससे होस्ट कर लीजिए। सर आपका अगर फोन है तो उस पे जाके एक बार राइट स्लाइड करके अपनी विंडो को पिन कर दीजिए, डबल क्लिक राइट। सर फोन में होता है रिकॉर्ड लोकल डिवाइस पे? एक मिनट, इसमें पिन सर एक बार इसमें लेफ्ट स्वाइप करिए, उसमें उसमें आपकी आलोक उत्तम लिख के आ रहा है स्क्रीन हाँ, पर, उस पे सर डबल टैप कर दीजिए उसी स्क्रीन पे। लेकिन आज आज तो ये बड़ी स्क्रीन आ ही नहीं रही है मेरे इसमें, पता नहीं डबल टैप से भी। पिछली बार तो आ रही थी। सर पता नहीं, उसी से होता है, पिन हो जाता है, फिर उसके बाद चेंज नहीं हाँ होती स्क्रीन। सर हाँ आप हाँ वो सर आपके फोन में लोकल रिकॉर्डिंग हो जाती है? नहीं नहीं, वो तो ये इसमें लैपटॉप में हो रही है। तो लैपटॉप में कोई ऑप्शन है? सर लैपटॉप में है तो सर लैपटॉप में फिर रिकॉर्डिंग एनेबल, सर लैपटॉप से होस्ट करके रिकॉर्डिंग एनेबल कर दीजिए, लोकल रिकॉर्डिंग Alt+R। मतलब रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड तो उससे मोबाइल में हो रहा है, लेकिन मोबाइल में सेव नहीं होता, सेव इसमें होता है जूम जूम में। सर लैपटॉप से होस्ट करिए एक बार मीटिंग और फिर मोबाइल से ज्वाइन करिए, फिर तब हो जाएगा सर।
तो लैपटॉप से होस्ट करना पड़ेगा और मोबाइल से ज्वाइन करूं हाँ तो सर, फिर अपनी जो मोबाइल की विंडो आएगी उसको पिन करके ऑल्ट प्लस आर प्रेस कर दीजिए तो रिकॉर्ड होने लगेगा फिर आपके लैपटॉप पे। तो एक काम कर, तो फिर उसमें वो नहीं आएगा? नहीं सर, अगर पिन कर देंगे तो फिर नहीं आएगा। तो ये पहले से लॉग आउट करूं फिर मैं इससे? हाँ सर, एक बार। लॉग इन इससे करूं? हाँ सर। होस्ट मीटिंग। सर नहीं तो ऐसा कर लीजिए कि आप जो है उसी लैपटॉप से एक दूसरी आईडी से लॉगिन कर लीजिए और उसमें परमिशन मांगेगा तो आप लैपटॉप से रिकॉर्ड कर लीजिए। चलो चेक करता हूँ मैं, तो इस पर देखता हूँ पहले। चलो करते हैं आज तो ऐसे ही देखते हैं। पिछली बार तो ये इस छोटी सी स्क्रीन बड़ी हो जाती थी, आज तो बड़ी भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। मीटिंग एंड कर रहे हैं अभी? नहीं चलो शुरू करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सेटिंग, उसको मैं चेक करता हूँ फिर। कहाँ तक किया था हम लोगों ने, कुछ याद है? सर आपने एक एग्जांपल कराया था पावर। थर्मल पावर एंड हीट जनरेटर इन द रेजिस्टेंस। पावर वगैरह और हीट जनरेटर हम डिस्कस कर चुके थे और उसका एक एग्जांपल किया था हमने। ठीक। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। बेसिक चीजें हम कर चुके थे, पावर, हीट जनरेटेड और ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, रियल बैटरीज। तो नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल बैटरीज। वैसे ही फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन कई बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट याद होते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, बस ये है। और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी रियल बैटरीज होती हैं तो कई बार हम उसको एक बैटरी एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। Series combination. Let us consider there are two batteries, real batteries. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका EMF E1, इसका EMF E2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसको हमें रिप्लेस करना है एक सिंगल रियल बैटरी से, और इसका इक्विवेलेंट EMF कितना होना चाहिए और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको हमें इस सिस्टम से क्या करना है, रिप्लेस करना है।
ठीक है, तो लेट्स से इस ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, या एज्यूम कर लो, उससे कोई भी एज्यूम कर सकते हो, उस हिसाब से इक्वेशन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें दो केसेस होंगे ना कनेक्शन में, जब दो बैटरी से कैसे कैसे कनेक्टेड है उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, वो फर्क पड़ेगा, वो बाद में जनरलाइज करेंगे, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस, इसका पोटेंशियल लेट से VA, इसका पोटेंशियल VB, इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल VB, बाद में जनरलाइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैसे करना है वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे VA माइनस VB, लेट से इसको V बोल देता हूं, ठीक। अब लेट से यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है, लेट से I फ्लो हो रहा है, तो दो सब में I होगा, यहाँ भी I होगा, इक्विवेलेंट भाई रिप्लेस करना है। इसके लिए इक्वेशन बनाओ, तो VA पर है, यहां से यहां गया, हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जा रहा हूं, तो -E1, और रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूं, तो प्लस IR1 -E2 प्लस IR2 इज इक्वल टू VB पे पहुंच गए। इसको सिंप्लीफाई करूं तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2, VA माइनस VB, V बोला है, इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले को ऑब्जर्व करें तो VA पर अभी है, यहां से मूव करें तो हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जा रहा हूं, तो माइनस E इक्विवेलेंट, और करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VB पर पहुंच गए, तो यहां से VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, और इसी को मैंने V बोला है, तो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल रहे हैं। शायद इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करें, तो ये V मतलब E1 प्लस E2 E इक्विवेलेंट के कंपेरेबल है, और IR इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कंपेरेबल है R1 प्लस R2 के। तो जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2, जैसा सीरीज में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इसको जो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के सम के बराबर होगा, जैसे सीरीज में, और जो इस सिचुएशन में, और जो E इक्विवेलेंट जो रिजल्टेंट बैटरी का आएगा वो दोनों के E1 प्लस E2 के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं। इतना समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन है? No, sir. गुड। नो सर। हाँ, कॉपी कर लिया है? बिठा दूं? Yes, sir. एक मिनट सर। हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
हटा दीजिए फिर। अब इसमें इस सिचुएशन को थोड़ा जनरलाइज करते हैं और समझते हैं कैसे हमें रिप्लेस करना है। जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करके समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 बैटरीज हैं। ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स से एक बैटरी ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका, एक बैटरी ये है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये R1, R2, R3, E1, E2, E3। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। There are 2 possibilities. फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यदि मैं ऐसा फिगर बनाता हूं, ऐसा फिगर बनाने का मतलब है ये इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। ऐसा फिगर बनाने का मतलब जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है उसको मैंने डोमिनेट माना है, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब अब यहां पर E इक्विवेलेंट लिखूंगा, ये फर्स्ट सिचुएशन, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा E1, मतलब इधर वाला को डोमिनेट माना है, मतलब मैंने E1 E2 को पॉजिटिव माना है, तो E1 E2 पॉजिटिव और E3 को नेगेटिव माना है, माइनस E3। इट विल बी द इक्विवेलेंट EMF एंड R इक्विवेलेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीरीज ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से इसका वैल्यू लिखेंगे और इस तरीके से बैटरी का फिगर बनाएंगे। इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। यदि पॉजिटिव आया है मतलब सही फिगर बनाया है हमने, यदि ये नेगेटिव आ जाएगा तो हम रिवर्ट कर देंगे और उस हिसाब से फिर वैल्यू लिख लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर, आ गई। हाँ, सेकेंड सिचुएशन जो बनती है, यदि मैं इसको डोमिनेट मानूंगा E3 वाले के लिए तो फिगर फिर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इस बार E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो इस बार E इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा। मैंने डोमिनेट किसको माना है? E3 को, तो अब जो लिखूंगा वो लिखूंगा E3 माइनस E1 प्लस E2, और जो R इक्विवेलेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सीरीज में ही है, R1 R2 प्लस R3। यदि ये फिगर बनाता हूं तो इन वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, इन पैरामीटर से रिप्लेस करना पड़ेगा। यदि ऊपर वाला फिगर बनाता हूं तो इस पैरामीटर से रिप्लेस करना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आएगा सिचुएशन? यस सर। गुड। सर अगर इसमें E इक्विवेलेंट नेगेटिव आएगा तो फिर रिवर्ट कर देंगे फिगर जो बनाया है? बिल्कुल रिवर्ट कर देंगे और उसका फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे। नेगेटिव आने का मतलब फिर नेगेटिव हटा देंगे। समझ गए ना? यस सर। सर अगर ऐसे यहाँ पे अगर हमने 4 लिए होते बैटरीज को सीरीज में, हाँ, तो वहाँ पे कितने? दो हमारे E1 और मतलब कि प्लस में होते हैं और 2 माइनस में होते हैं। यदि इस टाइप का फिगर बनाते तो, और E3 की पोलरिटी, E4 की पोलरिटी E3 की जैसी होती। ओके सर। तो सीरीज क्लियर है? सीरीज में कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। तो बहुत सारी रियल बैटरीज रखी है तो उसको सिंगल बैटरी से हम और सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारी कई बार। सर EMF 0 आने का कोई मतलब हुआ? EMF 0 आ भी सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मतलब फिर सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई करंट नहीं। ओके सर। हाँ, मिटा दो। यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो
let's say there are two batteries connected parallelly इसको E1 बोल दो R1, इसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये वही मान लेता हूँ, प्लस मान लेता हूँ, इसे नेगेटिव मान लेता हूँ। ये A है, VA पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल VB है। और लेट्स से VA माइनस VB इज इक्वल टू V एज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से इस पे करंट I जा रहा है, इधर गया I1 तो इधर जाएगा I माइनस I1 और ये दोनों मिलके फिर I बन जाएगा। इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल बैटरी से, रियल बैटरी से। तो सिंगल रियल बैटरी लेट्स से ये है, इसका इक्विवेलेंट EMF इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, विच वी हैव टू कैलकुलेट। R इक्विवेलेंट ये मान लेता हूँ, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये VA है और ये VB है। इसमें करंट ऐसे माना था तो इसमें भी करंट ऐसे ही मानूंगा। आप उल्टा मान के भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि करंट हम कैसा भी मान सकते हैं, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। इसके लिए अब यहां पे यदि मैं एक इक्वेशन ऊपर के लिए बनाऊं ऐसे, तो VA पर है माइनस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू VB, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू E1, कैलकुलेशन चेक करते जाना, I1 R1 मतलब V इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहां पर नेट करंट आई है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां भी कैसे भी करके I1 हमें रिप्लेस करना है। इक्वेशन हमें लेके आनी है अल्टीमेटली I और B के फॉर्म में और E1 E2 के फॉर्म में, R1 E2 के फॉर्म में, कैसे भी करके। भाई यहाँ पर नेट करंट, यहाँ पर I1 I2 आ ही नहीं रहा, I1 का कोई यहाँ पैरामीटर है ही नहीं है, तो कैसे भी करके मुझे इसमें भी I1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, I के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि वही नेट करंट है कॉम्बिनेशन का। तो एक बार इस लूप में ही घूम लेता हूं, अंदर अंदर, इस लूप में अंदर अंदर घूमू तो इक्वेशन बनेगी, यहां से ऐसे मूव किया तो माइनस E1 माइनस I1 R1, यहां से गया माइनस I माइनस I1, करंट के अपोजिट जा रहा हूं, करंट इसको मैंने ऐसे माना है, तो प्लस, देखते जाना कैलकुलेशन, R2 और इस नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस E2 और 0। भाई क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हो गया। यहां से I1 कैलकुलेट करें तो इसको जरा सॉल्व करो, यहां से माइनस E1 प्लस E2 माइनस I1 R1 और इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस IR2 माइनस I1 R2 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें, मुझे I1 निकालना है, तो I1 का वैल्यू जो होगा वो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 और IR2 रहेगा ही रहेगा, प्लस IR2, कैलकुलेशन चेक करते जाना, और I1 R1 और I1 R2 को इधर लेके आऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और फिर इधर डिवीजन में R1 प्लस R2 और इज इक्वल टू I1 इक्वेशन सेकेंड। जरा कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, प्लस माइनस भी देख लेना, नहीं तो बाद में गड़बड़ा जाएगा मामला। तो सही है। अब I1 का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्स्टिट्यूट करें तो V
इज इक्वल टू E1 प्लस I1 की जगह लिख दूं E2 माइनस E1 प्लस IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, इक्वेशन अभी इसको और सिंप्लीफाई करके फिर नाम देते हैं। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो यार। तो V इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E1 R2, ध्यान देते रहना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और प्लस E2 R1 माइनस E1 R1 प्लस IR1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो बता दो, ये और ये टर्म कैंसिल हो रहा है। तो यहां से V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसे बोल देता हूं इक्वेशन थर्ड। यस और नो, कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। नो सर। गुड। इस वाले फिगर के लिए इक्वेशन बनाऊं, इस वाले फिगर के लिए इक्वेशन बनाऊं तो VA माइनस E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VB। तो ये V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट प्लस IR इक्विवेलेंट। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट किसके कंपेरेबल है? जल्दी बोलो। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। गुड। इक्विवेलेंट आपका E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अभी इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट? जल्दी बोलो। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो A इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आया, R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये आया। कॉपी करो फटाफट, अभी जनरलाइज करते हैं इस चीज को। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो। और लिखने का तरीका भी अभी समझाता हूं, कैसे लिखना भी है। हो गया सर। मिटा दो, रब कर दो। यस सर। यस सर। नो सर। इधर वाला कर दो। यस सर, इधर का कर दीजिए। सर इसमें भी सेंस लेंगे E1 और E2 का। समझाता हूँ भी, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। सर इसमें भी पोलैरिटी चेंज करने पे साइन बदल जाएगा ना? चेंज होगा, चेंज होगा। अभी मैं समझाता हूँ कैसे करना है।
तो हम इन रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। अब इन रिजल्ट को ठीक से एनालाइज करते हैं, क्या है एक्चुअली, इसको लिखना कैसे है, समझना कैसे। तो हमारे पास E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया है और R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया है, ये दो वैल्यूज हैं। यदि मैं इसको देखूं तो E इक्विवेलेंट मेरे पास आया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यदि मैं इसको R1 R2 से ऊपर नीचे, ऊपर वाले टर्म में भी और नीचे वाले टर्म को दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और यहाँ पर बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यस और नो, चेक करो, क्या ये और ये एक सेम चीज ही है? यस सर। तो इस फॉर्म में आपको याद करना आपके लिए बेटर रहेगा। आप इस फॉर्म में याद रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा किस किस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। बाकी इसको सॉल्व कर लोगे तो सर आंसर सही आ जाएगा। और जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जैसा पैरेलल का होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और इसको सॉल्व करोगे और इसका रिवर्स लोगे तो हमें R इक्विवेलेंट वही मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखो तो बेटर है। क्लियर? यस सर। गुड। अब इसमें 3 बैटरी या 4 बैटरी के कॉम्बिनेशन को एनालाइज करते हैं और सिचुएशन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स से एक बैटरी ये है E1 R1 एग्जांपल E2 R2 और एक ये सिचुएशन है E3 R3। इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल VB। ठीक, दिख गया? इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से यदि बनाऊं, मैं E1 E2 को डोमिनेट करूं तो फिगर ऐसा बनेगा। ये VA और ये VB, और यदि ये वाला फिगर बनाता हूं, मैंने मतलब किसको डोमिनेट माना है? मैंने डोमिनेट माना है E1 E2 को। तो फिर इसका जो E इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस E3 बाई R3 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और R इक्विवेलेंट वही पैरेलल वाला फॉर्मूला, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यस और नो? यस सर। यस लिखना समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। और सेकेंड सिचुएशन यदि माने तो सेकेंड सिचुएशन यदि मैं ऐसे मानता हूं, ये ऐसे, ये एज्यूम करके चलता हूं, ये VA और ये VB, तब इस सिचुएशन में मतलब मैंने डोमिनेट किसको माना है? E3 को डोमिनेट माना है। तो E इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा E3 बाई R3 माइनस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा इस फिगर के हिसाब से, और 1 बाई R इक्विवेलेंट तो वही रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस और नो? कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बता दो। नो सर।
कॉपी कर लो जल्दी से। वो बीच में माइनस साइन किस हो गया? एक मिनट से सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर बहुत सारे बैटरीज बहुत सारे रेजिस्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन में है तो पता नहीं चले कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है? मिटा दो इसको। सर एक मिनट रुकिए। यस सर, अब कर दीजिए। यदि हम एक ऐसा सिस्टम माने जिसमें कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में भी है, उस सिचुएशन को जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो सबका सेम ही मान लेता हूँ, लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ फाइनाइट है, मैं तो यहाँ तो बहुत सारी मान रहा हूँ ना, इसलिए कुछ सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे डेटा हो जाएंगे। एन सीरीज में है और एम जो है मतलब एन आपका ये सीरीज में, ठीक है ना, और पैरेलल जो रोज पैरेलल वाली जो है वो एम है। समझ गया ना? सर एक हाँ, चीज पूछ, सर बोलो अगर बोलो। कोई आइडियल बैटरी हुई और उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाया तो सर वैसा केस इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा? होगा, बस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेना। ओके सर, तो मतलब सर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ऐसे लगा हुआ है कि मतलब उसको बैटरी कंबाइंड नहीं मान सकते, मतलब ऐसे जैसे सीरीज में आपने बताया वैसे ही लगाओ या पैरेलल में वो रेजिस्टेंस भी लगाओ बैटरीज के साथ में, तो वो हाँ, उस केस में ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो। उसमें बस IMF को V मानना, मतलब वोल्टेज मानना होगा उसको। बिल्कुल। EMF अब को यहाँ छोड़। पर, हाँ यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है। यदि यहाँ पर बात करें तो ये n नंबर ऑफ क्या है सीरीज में, तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीरीज का इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैं अभी सीरीज वाला इक्विवेलेंट बात कर रहा हूँ इसकी, तो सीरीज वाला इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीरीज वाले इक्विवेलेंट को मैं ये मान रहा हूँ, और इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज, और इसको EF
और इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस RS मान रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ES हो जाएगा n टाइम ऑफ E और RS हो जाएगा n टाइम ऑफ R। यस और नो? यस सर। और पैरेलल वाले का अप्लाई करूं तो यही ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस कितने हैं, m टाइम, पैरेलल में m टाइम है, तो जो नेट इक्विवेलेंट आएगा, अच्छा सिर्फ पैरेलल का देखूं तो पैरेलल का देखूं तो हो जाएगा आपको, ये कितने हैं, m है, तो ES डिवाइड बाई RS, और ये कितने हैं, प्लस करता जाऊंगा ना, कितने हैं, m, और डिवाइड बाई 1 बाई RS कितने हैं, m है, तो 1 बाई RS प्लस 1 बाई RS, और कितने हैं ये, m है, और इसका R पैरेलल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई R पैरेलल, 1 बाई R पैरेलल 1 बाई RS प्लस 1 बाई RS कितने हैं, m है। समझ में आया नहीं आया? तो जो नेट इक्विवेलेंट, मैंने ये सीरीज का देखा, यस सर। समझ गए ना? हाँ सीरीज का समझ गया। और फिर सीरीज में फिर जो सीरीज का आया वही कितने हैं, m N टाइम times. ऑफ पैरेलल है, यस। तो यही क्या हो जाएगा आपका, E इक्विवेलेंट ऑफ नेट सिस्टम, और यही क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट ऑफ नेट सिस्टम। नहीं अच्छा ओके सर, ठीक है समझ गया। समझे? यस सर। गुड। तो इसको सिंगल बैटरी, पूरे सिस्टम को सिंगल से रिप्लेस करना है, तो उसका इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए, और उसका 1 बाई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। उसको सिंप्लीफाई करना और करना है। तो सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। मिटा दो? एक मिनट। यस चलो हाँ, कॉपी कर लो, और एक न्यूमेरिकल टाइप का ले लेते हैं, तो उससे और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। सर हो गया। ठीक। एक कुछ डेटा कर, हाँ बोलो बेटा। एक न्यूमेरिकल डेटा लेके कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल। सर बोलो बेटा। इसके प्रीवियस वाला कराया था हमको, उसमें अगर कुछ हाँ। बैटरीज अपोजिट पोलैरिटी की भी होती तो फिर उसको देखना पड़ता कितनी है। यदि n है और n में कुछ p अपोजिट पोलैरिटी है, तो n माइनस p दूसरी पोलैरिटी की होंगी, तो उस हिसाब से फिर लिखना पड़ेगा। ओके सर। अब जैसे ये इसका है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इसका 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, इसका है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और VA और ये VB। ठीक है। अब इसका एक इक्विवेलेंट निकालना है, और सबका आंसर एक जैसा है, इसलिए उस हिसाब से लिख रहा हूं मैं। हमें इस हिसाब से ऐसा एज्यूम कर लो, और E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड करो। फाइंड करो।
सब ऐसे ही मान के करना, तो सबका आंसर एक जैसा आएगा, प्लस माइनस में भी गड़बड़ी नहीं होगी। पहले सीरीज वाले को सॉल्व करें, तो सीरीज वाले के लिए बनाऊंगा, सीरीज को 1 से रिप्लेस करूं, इस सीरीज को 1 से रिप्लेस करूं, और इस सीरीज में यदि ऐसे रिप्लेस करूंगा तो 3 और 2 5, और ये 5 - 4 मतलब 1 वोल्ट, और ये तो 3 और ये 6 ओम, और इसमें इसको डबलेट बनाया तो 3 और ये -5 मतलब -2 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 6 ओम। अब ये पैरेलल है, तो इसको इससे रिप्लेस करना है, तो यहां से इनका, मैंने फिगर के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऊपर वाले का सेम पोलरिटी मैंने एज्यूम करी है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो हो जाएगा 1/6 प्लस -2/6 डिवाइड बाई 1/6 प्लस 1/6, और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी सिंप्लीफाई करना है। कितना आ रहा है इसका वैल्यू जरा बताओ, और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3 ओम। ये बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? -हाफ। -हाफ। और मैंने इस फिगर के हिसाब से किया है। अब यदि वैल्यू आ गई है तो वैल्यू के हिसाब से एक्चुअल फिगर बनाऊं, तो वैल्यू के हिसाब से एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअल की बात कर रहा हूं अब। और ये VB और ये R इक्विवेलेंट होगा कितना 3 ओम, और ये होगा 1/2 वोल्ट, और पोलरिटी ऐसे कर दी तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल फिगर विल बी दिस। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा। यार आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस कोई कंफ्यूजन रह तो नहीं गया? सर हाँ बोलो। अगर सर हम लोग जैसे आपने किया उसमें मान लीजिए हमने एक सीरीज और पैरेलल पूरा सेल्स का कॉम्बिनेशन लिया, उसमें सर मान लीजिए पहले एक ऑपोजिट पोलैरिटी का है, फिर 2 ऑपोजिट पोलैरिटी का है, मतलब पैरेलल में, और ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, तो सर उसमें कैसे निकालेंगे? और एक है सर जैसे एक में एक है, फिर दूसरे में 2 ऑपोजिट पोलैरिटी के, फिर तीसरे में एक ऑपोजिट पोलैरिटी का है, और चौथे में 2। मतलब मैं सर समझा अलग नहीं टाइप तुम्हारी की बात। सीरीज, सर बहुत मतलब अलग अलग टाइप की सीरीज बना दी या पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दी। लॉजिक यही है बस। आप जैसा एज्यूम करो उस हिसाब से लिखते जाओ प्लस माइनस। सर बट कोई डेफिनेट पैटर्न, मतलब पैटर्न है बट वैसा पैटर्न नहीं है कि सब में फॉलो हो रहा हो सेम। लिख के भेजना, लिख के भेजना, ठीक है? बना के भेजना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। मिटा दो इसको। यस सर। कॉपी कर लो जिसने नहीं किया। अब हम बात करें वही पिछली क्लास में जो हमने फाइंड किया था कि हीट डेवलप वगैरह,
उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं, आया हुआ प्रॉब्लम है आईआईटी में। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है क्या है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ वैसे ही सिमिलर सा। सर आपकी वीडियो चली गई है। वीडियो आपको गई आपकी। आ गई सर। यहाँ पे लेट्स से कि एक ये रियल बैटरी है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएस ई है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर in term of small r so that heat रिपीट कर दीजिए। calculate capital R in terms of small r so that rate of heat generated across capital R is maximum। फाइंड करो, जरा कोशिश करो। तो बस आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जो भी मैं। हाँ, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो हम नेट करंट मान लें कि करंट तो फ्लो होगा सर्किट में, तभी तो हम निकालेंगे। नेट करंट आई तो केवीएल लगाओगे, जल्दी बोलो करंट कितना आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, E divided by small r plus capital R, it will be the current। R equal to R आएगा क्या? शायद यही है, शायद इक्वल टू, हाँ शायद यही है आंसर। तो करंट निकाल लिया और हीट जनरेटेड होता है, तो हीट जनरेटेड मतलब रेट ऑफ हीट जनरेटेड की बात कर रहा है। रेट ऑफ हीट जनरेटेड मतलब पावर। तो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है आई स्क्वायर आर। भाई आई करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आर से, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। और मुझे पावर जनरेटेड क्या निकालना है, मैक्सिमाइज करना है, तो डीपी आर डिवाइड बाई डी कैपिटल आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करो तो सॉल्व, बाकी लोग भी वेरीफाई कर लो। यस तो बोल रहा है कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ रहा है, शायद आंसर यही है। बाकी लोग भी एक बार डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। सर सेम है, मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर के बराबर आ रहा है। मतलब कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हीट जनरेटेड अक्रॉस कैपिटल आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, हाँ। या फिर ऐसे बात करें, एक ही बात है, यदि ऐसे बात करूं कि पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहां से अब, हाँ बोलो, अब इसका पावर का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो पावर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यदि पावर अक्रॉस कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर की बात करें
तो कैपिटल आर जब 0 होगा तो पावर कितना होगा, कैपिटल 0 होगा, चेक करो। और मैक्सिमम कहां पर होगा, जब कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर इन्फिनिटी जब कैपिटल आर का वैल्यू धीरे धीरे कैपिटल आर को बढ़ाता जाऊंगा तो ये वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा और ये वैल्यू मतलब नीचे वाला टर्म मैक्सिमाइज हो जाएगा, तब भी क्या करेगा, 0 हो जाएगा, टेंड कर जाएगा। तो रफली ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले तो इंक्रीज करेगा और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और इन्फिनिटी जैसे जैसे मैं कैपिटल आर का वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो आएगा ये स्मॉल आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर पे पावर मैक्सिमम होगा और ये पी आर पावर अक्रॉस कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पुट कर दूंगा तो पी अक्रॉस आर इज मैक्सिमम, वो कब होगा वो वैल्यू पता है मुझे, तो ई डिवाइड बाई स्मॉल आर और कैपिटल आर की जगह फिर स्मॉल आर रख दूंगा इनटू स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, इट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। तो ग्राफ भी शायद पूछा गया था कि ग्राफ क्या बनेगा, वेरिएशन। ये दिख रहा है ना, जब कैपिटल आर 0 होगा तब पावर क्या आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, बोलो यस यस। और जब कैपिटल आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो नीचे आर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर है, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो नीचे वाला ज्यादा है तो फिर टेंडिंग टू क्या कर जाएगा, 0 कर जाएगा। यस सर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, प्योर मैथमेटिकल है। ना सर। मिटा दूं, रब कर दूं? सर हाँ सर, अगर पावर का फॉर्मूला वी लिखेंगे तब भी यही आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। वी आई लिखूंगा तो वी क्रॉस रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, वही सेम हुआ। तो वी क्रॉस रेजिस्टेंस सेम क्यों होगा, इसका वी होगा आई आर, तो आई कितना है, ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर, इट विल बी द वी क्रॉस कैपिटल आर। अच्छा ओके ठीक है, सॉरी सर। मैंने बोला ना जिसकी बात कर रहे हैं उसी के पैरामीटर। अब आ जाते हैं आरसी सर्किट पे। आरसी सर्किट लोगों को टफ लगता है लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, बस आप स्टैंडर्ड जो मैंने चीजें बताई हैं, कैसे केवीएल लिखना है, कैसे हीट का फॉर्मूला है, क्या पावर का फॉर्मूला है, और उसमें जो पैरामीटर हैं उनको कैसे लिखना है, उन पैरामीटर के बारे में, मतलब जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी के पैरामीटर यूज करने हैं। बस यदि फंडामेंटली आप स्ट्रांग हो तो आरसी सर्किट आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और बड़े आसानी से हो जाएगा। बस मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैलकुलेशन फटाफट करनी पड़ेगी आरसी सर्किट में। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट डिफिकल्ट नहीं है। आरसी सर्किट में दो चीजें हैं, पहला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। फर्स्ट है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बस इसमें थोड़ा सा पहले इनिशियली बिल्कुल दिमाग खोल के बैठना, तब बहुत छोटी छोटी बारीक सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सेकेंड जो हमें स्टडी करना है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाले को।
पहला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसी को स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इससे कैपेसिटर है आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस सी। और ये बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल V, ये स्विच है और स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। ध्यान देना, पहले जो हमें इंफॉर्मेशन है, बाकी इनका जो पैरेलल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उनकी सारी वैल्यू दे रखी है मैंने। रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, सी कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है। जो इंफॉर्मेशन है उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि जब t लेस देन 0 है तब स्विच वॉज ओपन, स्विच वॉज ओपन, पहला इंफॉर्मेशन तो ये है, मतलब सर्किट में कोई करंट वरेंट नहीं फ्लो हो रहा था। सेकेंड है, मैं एक सिचुएशन मान के चल रहा हूं, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, t लेस देन 0 पे कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज। बिल्कुल अपने थॉट पे क्लियर रहना, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, ठीक। स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, switch is closed at t equal to 0, ठीक। t equal to 0 पर स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, बैटरी से कनेक्ट हो गया, तो अब करंट वगैरह फ्लो होगा। तो लेट I is the current flowing in circuit flowing across resistance या बैटरी, जो भी बोलना है, flowing across capital R at t is equal to t, कोई जनरल टाइम, Q is a charge on capacitor C at t is equal to t। मतलब t is equal to t टाइम पे यदि मैं फिगर बनाऊं तो at t is equal to t which is greater than 0 by default, which is greater than 0 by t equal to 0 पर तो क्लोज किया है ना, तो जो सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्विच क्लोज कर दिया है हमने, और करंट मैंने एज्यूम किया है I फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, तो करंट I फ्लो हो रहा है, और इस पे चार्ज प्लस Q एक प्लेट पे है तो दूसरे प्लेट पे माइनस Q, यही मतलब होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये t इज इक्वल टू t पे सिचुएशन है। ये बातें क्लियर है कि नहीं है? सारे फैक्ट, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब यहां पे यदि मैं KVL अप्लाई करूं
क्योंकि एक ही ब्रांच है, कहीं करंट डिवाइड तो हो नहीं रहा है। यदि डिवाइड होता, कॉम्प्लिकेट सर्किट होता, तो आप प्रोसेस समझो, केसीएल केवीएल वैसे ही अप्लाई करना है। ब्रांचिंग होती तो मुझे करंट को डिवाइड करना पड़ता, हो सकता है 3 ब्रांच नया नाम देना पड़ता, किसी में I1 गया, किसी में I2 गया, किसी में I3 गया, और I = I1 + I2 + I3 लिखना पड़े। तो वो सारी चीजें हम केवीएल केसीएल तो हमें फॉलो करना ही है, वो जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अप्लाई करूं तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो +V -IR -Q/C, इट इज अ पोटेंशियल अक्रॉस =0। यहाँ पे चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलूं। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक करंट है, एक चार्ज। R, V and C are the constant, there are 2 variables। अब मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं कि क्या क्या फाइंड करना है, हम जितना भी जो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं सारा कुछ फाइंड करेंगे एक एक करके। तो सारी चीजें इसमें हम फाइंड करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है I और Q। तो मुझे पता है जो I होता है वो dQ/dt होता है। dQ/dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यदि चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, पहले अनचार्ज था, यहाँ से जा रहा है और ये चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बेसिकली इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। यस और नो? यस। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो यहाँ पर +dQ/dt क्या होगा? करंट होगा, ना कि -Q/dt। यदि चार्ज डिक्रीज हो रहा होता तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज करंट देता, चार्ज बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज करंट देगा। मतलब ये प्लस जो लगाया, बिकॉज चार्ज इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, चार्ज इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो ये प्लस और प्लस माइनस का भी बहुत सिग्निफिकेंस है, इसको भी ध्यान रखना। चार्ज बढ़ रहा है तो +dQ/dt विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां से V - R dQ/dt डिवाइड बाई dQ/dt -Q/C = 0। बेसिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको एक पैरामीटर में, एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल है विच इज इक्वल टू चार्ज। तो यहाँ से हम चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा V C - Q = RC dQ/dt। देखते जाना कहीं कुछ मैथमेटिकली में रीअरेंज करने में कुछ प्लस माइनस गड़बड़ ना करो। यहां से dQ चार्ज वाला एक तरफ ले जाते हैं, तो dQ VC - Q = 1/RC × dt। क्या यहां तक ठीक है? देख लो अच्छे से। यस और नो? यस सर। इधर वाला मिटा रहा हूं अब मैं, कॉपी कर लेना ये सब। यस सर। ध्यान देना, इसमें बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो, क्योंकि लोग देख के फालतू में घबरा जाते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशंस आते हैं, देख के फालतू में घबरा जाते हैं, कुछ है नहीं, सिर्फ डरावनी सी होती है और कुछ नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इसको सॉल्व करें तो ये आया हमारे पास dQ/CV - Q = 1/RC × dt। फिजिक्स का काम खत्म हो गया। पता है ये इक्वेशन बनाना और ये इक्वेशन बनाना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाना, ये फिजिक्स था। बाकी तो प्योर मैथमेटिकल प्रोसेस है भाई। अब फिजिक्स रही कहाँ? क्या आपको केसीएल केवीएल अप्लाई करना नहीं आता? आता है। तो केसीएल ये हो गया, ये करंट हो गया, फिजिक्स का काम यहाँ से खत्म हो गया भाई। अब ये मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है, कैसे एलिमेंट करना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकली डरावनी इक्वेशन आती है बस।
यहाँ से इंटीग्रेट करूं और जब टाइम 0 था तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियल चार्ज 0 माना था मैंने, अनचार्ज था तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 था। जब टाइम t तब चार्ज ऑन कैपेसिटर लेट्स से q हो गया। और यहाँ पर एक नोट लिख लो, नोट ये है कि इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज एट t इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इनिशियल लिमिट ऑफ चार्ज इज 0। यदि कुछ इनिशियल चार्ज होता, क्वेश्चन में यदि कोई इनिशियल चार्ज होता, लेट्स से कि इनिशियली जब स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करने से पहले ही कैपेसिटर में चार्ज Q नॉट था, तो t इक्वल टू 0 जब इनिशियल लिमिट टाइम की अप्लाई करता तो इनिशियल लिमिट ऑफ चार्ज क्या हो जाता? Q नॉट हो जाता। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये आपका मैथमेटिकली आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने अनचार्ज माना था इसलिए इनिशियल लिमिट 0 लगा रहा हूं। तो नोट एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर वाज अनचार्ज, लिखना है यहाँ पर, जरूर लिखना, कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इसीलिए टाइम लग जाए थोड़ा सा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनचार्ज, दैट्स व्हाई Q इनिशियल इक्वल टू 0। इफ, अलग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर at t equal to 0 is Q naught, then initial limit of charge will be Q naught. Yes or no? तो मैंने अनचार्ज माना था इसलिए यहाँ 0 मान रहा हूं, यदि कुछ होता तो वो लगता है इनिशियल लिमिट। इसको सॉल्व करें तो ये 1/x का फॉर्म है और ये Q वेरिएबल है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ln, जल्दी बोलो, ln CV माइनस Q और माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से Q और ये हो जाएगा 1/RC इंटू T और लिमिट 0 से T। यहां से इस माइनस को उधर ले जाऊंगा, इसको सॉल्व करूं, ये हो जाएगा ln CV माइनस Q और वो ln फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करूंगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा CV और ये माइनस में उधर ले गया हूं, ये माइनस मैंने कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू माइनस T/RC। ये एक्सप्रेशन आया, उधर वाला मिटा रहा हूं मैं, मिटा दो ये। यस Yes. अब यहाँ से इसको रीअरेंज कर, मुझे चार्ज आ गया है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लूं तो ln वहां से हट जाएगा, तो यहाँ से CV माइनस Q डिवाइड बाई CV इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस T/RC और CV को उधर ले जाऊं तो CV माइनस Q, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, माइनस T/RC, मुझे तो रिजल्ट याद है, मैं वहीं देख के समझ गया, तो इसलिए आप भी नहीं सारे स्टेप करने। Q इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा तो ये इधर जाएगा तो CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC, चेक करना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये आ गया, एक चीज हमने फाइंड कर ली, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये भी वैल्यू पूछा जा सकता है ऑप्शन में, तो ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, क्या यही चार्ज Q कैपेसिटर में है, क्या यही चार्ज, इतना ही चार्ज बैटरी रिलीज कर रहा होगा? बैटरी इसको आया है क्या? इसके अलावा कोई और भी कैपेसिटर है क्या अलग से? मतलब ये बैटरी जितना चार्ज रिलीज किया होगा वही तो पूरा चार्ज कहाँ गया है? कैपेसिटर पे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैं ये बोल सकता हूं, इट इज द टोटल चार्ज रिलीज बाय बैटरी इन टाइम t, यस और नो?
क्योंकि जितना बैटरी रिलीज किया है वो इसी कैपेसिटर में तो जा रहा है, वो या इसी कैपेसिटर में तो स्टोर हो रहा है। कोई कंफ्यूजन मेरे स्टेटमेंट में? नो सर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं, वो तो सिचुएशन देख के है। यदि यहाँ पर एक और लगा होता कोई कैपेसिटर पैरेलल में, तो उस कैपेसिटर को कुछ चार्ज आता है, इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज आता है, वो अलग होता। और बैटरी की बात करता तो फिर दोनों का ऐड करके बोलता कि Q1 प्लस Q2, क्योंकि यही दो में डिवाइड हो रहा है। तो बैटरी के लिए बोलता यदि दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते तो बोलता Q1 प्लस Q2, जो वैल्यू आती उसको बोलता इट इज अ टोटल चार्ज रिलीज बाय बैटरी अप टू टाइम t। लेकिन इस केस में एक ही कैपेसिटर है, जितना ये निकाल रहा है उतना इसमें जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बोल सकता हूं इट इज अ टोटल चार्ज रिलीज बाय बैटरी इन टाइम t। इट इज अ टोटल चार्ज। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें स्टेटमेंट को चेंज करना है। इट इज अ टोटल चार्ज रिलीज्ड बाय बैटरी इन टाइम t, क्योंकि 0 से t तक की बात कर रहे हैं ना, तो इन टाइम t। इट इज द टोटल चार्ज रिलीज बाय बैटरी इन टाइम t। जल्दी बोलो यस और नो। तो अभी Yes. एक चीज यदि हमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछता तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक एक करके जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इधर वाला बताऊं? यस सर। ठीक। तो यहाँ पर मैंने चार्ज निकाल लिया है। हाँ, सर ये बोलो। टोटल चार्ज रिलीज बाय बैटरी, सर ये समझा दीजिएगा। बेटा जो बैटरी जितना चार्ज रिलीज किया होगा वही तो यहाँ जाके स्टोर हुआ होगा। अच्छा ओके। तो मैंने एक चीज कैलकुलेट कर ली, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए पार्ट कैलकुलेट कर लिया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैं बार बार उसका नाम नहीं लिखूंगा। Q इज इक्वल टू आ गया CV, वहां पर लिख लिया है CV 1 माइनस ए टू द पावर माइनस T बाई RC, क्योंकि सारी चीजें क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, एक चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है टाइम कांस्टेंट। चलो टाइम कांस्टेंट थोड़ा देर में बात करेंगे। अब चार्ज आ गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या डिफाइन किया था, जल्दी बोलो। I इज इक्वल टू प्लस dq बाई dt था ना? यस सर। तो I निकालना है, चार्ज आ गया है तो I इज इक्वल टू dq बाई dt। डिफरेंशिएट करो इसको, जल्दी बताओ वैल्यू क्या आ रही है, आज बताओ। मल्टीप्लाई करोगे CV, तो CV माइनस CV टू द पावर माइनस T बाई RC। तो जो CV अकेले वाला है वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और वहां से CV रहेगा e टू द पावर का e टू द पावर होता है, जो T का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है, तो ये आ जाएगा V बाई R e टू द पावर माइनस T बाई RC। यस और नो? तो ये जो आया, ये जो एक्सप्रेशन आया, इट इज अ करंट flowing through resistance, current flowing through resistance through R as a function of time। यस और नो? एक बार आंसर दो जल्दी फटाफट। यस सर। अच्छा, क्या जितना करंट जो बैटरी रिलीज कर रहा है वही करंट तो रेजिस्टेंस से जा रहा है? तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये नहीं बोल सकता इट इज अ करंट रिलीज बाय बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? इट इज करंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो सिचुएशन को देख के आंसर देना है। इट इज करंट रिलीज्ड बाय बैटरी
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो। कुछ तो बोलो। अच्छा, यदि इस केस में ऐसा बोल पा रहा हूं, लेकिन यदि यहाँ पर एक कुछ और लगा होता रेजिस्टेंस, तो कुछ ये करंट इधर जाता तो इधर I1 जाता, इधर I2 जाता, तो I1 जो आता वो होता करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो R के क्रॉस होता। यहाँ कोई R1 लगा होता तो जो करंट यहाँ जाता वो एज अ फंक्शन ऑफ करंट उसके होता, बैटरी का उन दोनों का सम के बराबर होता। लेकिन इस केस में जो करंट बैटरी रिलीज कर रहा है वही पूरा पूरा R से जा रहा है, इसलिए बोल पा रहा हूँ ये दोनों का वैल्यू वही है। सर अभी तो आपने जो यहाँ पर केस किया है उसमें हम लोग R इक्विवेलेंट नहीं ले सकते? R इक्विवेलेंट तो देखना पड़ेगा ना सिचुएशन के हिसाब से। R इक्विवेलेंट कैसे? सारे सीरीज अभी में, आपने जो पैरेलल बोला में। अभी आपने जो बोला सिचुएशन, उस सिचुएशन में नहीं ले सकते। क्यों सर? कैपेसिटर भी लगा हुआ है। उससे क्या होता है? क्या पैरेलल थोड़ा ना बोल देता दोनों रेजिस्टेंस को? समझा नहीं सर। यदि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा दूं बता, तो ये दोनों पैरेलल नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटर भी है। कैपेसिटर से पैरेलल सीरीज में फर्क आ जाता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। यदि ऐसे होगा तब ये पैरेलल। अच्छा ओके। गधों जैसी बात कर रहा है। पक्का? कोई कंफ्यूजन रह गया? नो सर। गुड। यहां से करंट I इज इक्वल टू, बाकी लोग पूछ लिया करो, बैठे रहते हो चुपचाप, उसको RC। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख चुका हूं। तो ये आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, इधर वाला मिटाओ, जल्दी बोलो। ठीक। बहुत सारी चीजें हैं। पहला हम इसलिए कर रहे हैं धीरे धीरे ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए, फिर आगे डिस्चार्जिंग बाकी कितने भी सर्किट हैं फिर तो आप कर ही लोगे। बस फंडामेंटली तो चीजें पहले क्लियर हो कि कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे अप्रोच करना है। अब हम बात करें, एक टर्म आता है टाइम कांस्टेंट। क्या आता है? टाइम कांस्टेंट। तो सी पार्ट में हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट तो चाहे करंट वाला एक्सप्रेशन देख लो, चाहे चार्ज वाला एक्सप्रेशन देख लो, उसमें जो टाइम का कोफिशिएंट है, यहाँ पर टाइम का कोफिशिएंट बोलो क्या है? RC। -1/RC। -1/RC बेटा। यस सर, -1/RC। ठीक है। उस माइनस, तो टाइम के कोफिशिएंट का क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? 1/RC। और उसका इनवर्स कर देना है, तो क्या हो जाएगा? RC। तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफाइंड एज टाइम कांस्टेंट। दैट विल बी डिफाइंड एज टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो क्या करना है? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम ले लिया, देन inverse it, that value is defined as time constant, is defined as time constant, time constant। तो इस वाली सिचुएशन के लिए टाइम कांस्टेंट टाउ का वैल्यू RC है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है? तो कई बार ऐसा पूछ देता है ना कि बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा आफ्टर 3 टाइम कांस्टेंट, तो T की जगह क्या रख देंगे? 3RC रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। या करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या फ्लो कर रहा होगा आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट, तो T की जगह 4RC रख देंगे, तब सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? यस गुड। मैं ये मिटा दे रहा हूं, ये लिख लिया ना अब टाइम कांस्टेंट, अब मैं ये मिटा दे रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जो फंडामेंटल चीजें हैं वो हमने कर लिए। अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास चार्ज आ गया और करंट आ गया। अब चार्ज की बात करें, t इक्वल टू 0 को डील करें जरा। t इक्वल टू 0 को एनालाइज कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 रखे हैं हम, तो चार्ज का वैल्यू t इक्वल टू 0 पर e टू दी पावर 0, e टू पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और करंट की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो करंट जरा देखते हैं। करंट t इक्वल टू 0 रखूंगा तो e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो v बाई आर। यस और नो? मतलब करंट जो सर्किट पे होगा वो मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा? यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और यही मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। मतलब t इक्वल टू 0 पर बात करूं तो t इक्वल टू 0 में मैं सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। कैपेसिटर को एक सिंपल आइडियल वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, और ये रेजिस्टेंस है, ये V है। तो ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 पर है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। और आइडियल वायर से रिप्लेस करूंगा तो बताओ ये KVL अप्लाई होने के बाद V बाई आर बचेगा, इट विल बी द मैक्सिमम करंट। तो t इक्वल टू, ये कब है? जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जब मैंने इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या माना था? 0 माना था। वो हमें याद रखना है। तो t इक्वल टू 0 पर मैं इस सर्किट को, इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकता हूं आइडियल वायर में, इफ कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड। तो at t इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट नोट, at t इक्वल टू 0 we can replace capacitor with an ideal wire if initial charge on capacitor was 0. If initial charge on capacitor was 0. Yes or no? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। यस। कोई कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी? अगर कैपेसिटर पे पहले से ही चार्ज होगा तो क्या होगा? पहले पे चार्ज होगा तो कुछ इसका पोटेंशियल होगा। समझा देता हूं। कुछ चार्ज होगा तो कुछ इसका पोटेंशियल होगा, तो फिर जो नेट बैटरी, भाई कुछ चार्ज Q नॉट होगा, समझे बात को? और Q नॉट होगा तो तब सिचुएशन बनेगी, मैं चलो यहां पर बना ही देता हूं, ठीक है। इफ इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q नॉट, और Q नॉट और पोलरिटी यही मानता हूं कि इस पे प्लस Q नॉट था, इस पे माइनस Q नॉट, मतलब ये पोलरिटी, ये पॉजिटिव वाली थी, नेगेटिव वाली थी। तब जो फिगर बनेगा वो ये बनेगा, ये रेजिस्टेंस है तो फिर ये बनेगा, क्योंकि इनिशियल चार्ज 0 तो कोई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो आइडियल बैटरी। तो यदि इनिशियल चार्ज था, जिस हिसाब से पोलरिटी थी चार्ज की, उसी हिसाब से बैटरी मान लूंगा। तब जो करंट होगा I, वो होगा V माइनस आई आर माइनस Q नॉट बाई C इक्वल टू 0, देन I इज इक्वल टू V माइनस Q नॉट बाई C होल डिवाइड बाई R। ये बात समझ आई कि नहीं आई यार? ये वाला केस एक वो बता दीजिए। अरे कुछ चार्ज होगा इनिशियली बेटा, तो कुछ पोटेंशियल भी तो होगा। हाँ और उसका तो कितना पोटेंशियल होगा उसका? Q नॉट बाई C होगा ना बेटा। यस सर। तो प्लस V माइनस आई आर माइनस Q नॉट बाई C इक्वल टू 0 बनेगी इक्वेशन t इक्वल टू 0 पे। ओके सर, ओके सर। तो I का वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा समझ गई।
पक्का कोई भी? और दूसरा किसी को कंफ्यूजन? नहीं नो ना? सर। सर अगर नो ऐसा सर। केस दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में जिसमें इनिशियल चार्ज 0 होगा तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल, जब इनिशियल चार्ज 0 है तो ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते ओके सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये एक मिनट सर। टी, हाँ कॉपी कर लो। चलो अभी t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन एनालाइज कर लिया हमने। अब t इक्वल टू t टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करें। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। यस सर। तो चार्ज कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, देखो एक्सप्रेशन, चार्ज कितना हो जाएगा? CV के बराबर होगा और ये मैक्सिमम चार्ज होगा। यस और नो? एक्सप्रेशन में रख के देखो भाई। यस सर। यस सर। और करंट में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 0। बिल्कुल, करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। नो फ्लो ऑफ करंट का मतलब है कैपेसिटर को मैं एक ओपन स्विच से रिप्लेस कर सकता हूं। तो t इंफिनिटी टेंडिंग के लिए मैं फिगर बनाऊंगा, तो फिगर लाइक दिस, क्योंकि अब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना चार्ज हो गया है। मतलब कहने का ये है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना आया है? इस पे प्लस CV आया है, इस पे माइनस CV आया है। ध्यान देना, माइनस CV आया है। इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी इक्विवेलेंट जो बैटरी होगी वो Q/C होता है, और Q कितना है इसका? CV है, डिवाइड बाई C करूंगा, मतलब पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के बराबर हो जाएगा। और ये पोलैरिटी होगी तो नेट पोटेंशियल अक्रॉस द लूप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो मैं कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? ओपन सर्किट से। मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन? तो दूसरा नोट, at t tending to infinity we can replace capacitor with open circuit. ओपन सर्किट बस, ठीक है? ओपन सर्किट, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एंड कैपेसिटर वाज फुली चार्ज। हाँ बोलो। सर ये वाला बता दीजिए फिर से एक बार सर्किट। बेटा फुली चार्ज हो गया। यस सर। ये पॉजिटिव में नेगेटिव टर्मिनल। यस सर। पोटेंशियल Q/C होता है, तो Q/C करो, कितना आ रहा है वोल्टेज? हाँ सर, V आ रहा है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यस सर। अब ये इधर बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी का पोलैरिटी अपोजिट है इसके, यस सर। और दोनों V है। हाँ सर, इक्वल है दोनों। इक्वल है तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यस सर, यस सर। तो जब कोई बैटरी नहीं बचती के सर्किट में तो कोई करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। तो इसको ओपन स्विच की तरह ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके सर। मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। यस सर। क्लियर? तो ये मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, हमें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि t टेंडिंग टू 0 की बात कर रहा है तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं, ये सिचुएशन को एनालाइज करके या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। क्लियर? मिटाऊं इसको? यस। राइट, मिटा रहा हूं। अब यदि मुझे
ग्राफ प्लॉट करना है करंट का और चार्ज का। तो चार्ज का प्लॉट करो तो चार्ज वर्सेस टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम, तो t इक्वल टू 0 पर तो चार्ज 0 है, और जैसे से इन्फिनिटी टेंड करेगा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा चार्ज, और बाद में कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि चार्ज मैक्सिमम चार्ज कितना CV के बराबर, तो बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और जब टाइम इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा Q मैक्स, और Q मैक्स का वैल्यू CV के बराबर होगा। क्या ये ग्राफ चार्ज वर्सेस टाइम का क्लियर है? यस सर। करंट वर्सेस टाइम की बात करूं तो आपने खुद अभी देखा था जब t इक्वल टू 0 है तो करंट 0 है, करंट मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम करंट जो है आपका V/R है, और जैसे टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, मतलब करंट धीरे धीरे कम होते होते और 0 टेंड करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। दोनों ग्राफ क्लियर है? चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस गुड। यस मिटा दो, बना लिया हो तो। आगे बढ़ते हैं। इधर तुम लोगों को मैं दिख रहा हूँ? यस सर। अच्छा पहले ये बताओ, मैं नीचे तक शॉर्ट्स तो नहीं दिख रहा, मेरा शॉर्ट्स पहने हूँ, मैंने वैसे देख लिया था। नहीं सर सही है सर नहीं पता लग रहा। पता नहीं लग रहा ना, बस ठीक है। सर क्यों, कुछ क्या है ऐसा? अरे कुछ नहीं है, मतलब खराब लगता है तुम लोग सामने, तो मैंने पहले देख लिया था, वैसे यहाँ तक वीडियो आ रहा है तो इससे इसके नीचे तक है शॉर्ट। अरे सर आपका फैशन सेंस अच्छा है। अब यहाँ से और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? अब देखो बाकी सब जनरल चीजें हैं, ये फंडामेंटल बेसिक चीजें फाइंड कर ली हैं। यदि हमें फाइंड करना है हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो भी फाइंड कर सकते हैं। तो डी पार्ट, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला पता होता है, हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात करूं तो I² R इंटू टी है, और I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, R का वैल्यू पता है किसी जनरल टाइम t में, तो क्या यही I² RT फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। तो क्या हीट I का वैल्यू रख देंगे तो क्या मुझे हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा? यस सर। तो अब बाकी बस वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अब मैं रख नहीं रहा हूँ, खुद रख लेना अपना। तो ये क्या है, I का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये है हीट जनरेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस रेजिस्टेंस हीट। बाकी तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है, वो आपको वैसे ही अप्लाई करनी है। तो हीट जनरेटेड, सर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा ना? हाँ, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी टाइम तक, 0 से टी टाइम तक इतना हीट रेजिस्टेंस के क्रॉस जनरेट हो चुका होगा, टोटल हीट, ये मतलब है, समझे? जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस अप टू टाइम टी बोल दो, अप टू टाइम टी। अच्छा, पावर की बात करूं, पावर डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो पावर का फॉर्मूला भी पता है आपको। पावर क्या होता है बोलो? पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस I² R हो जाएगा। तो ये पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। यस और नो? I का वैल्यू पुट कर देंगे। यस। अच्छा, पावर आ गया। अब यदि मुझे बात करें कि एफ पार्ट में यदि हम बात करें कि बताओ एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
या टी टाइम तक कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो बोलो, जल्दी बोलो। Q एनर्जी square by 2 स्टोर्ड C. अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन फ्रॉम 0 to t, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बाकी तो वही सिंपल डेफिनेशन है, कैपेसिटर इन टाइम t या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, बाकी सब तो हमें कांस्टेंट ही है। अच्छा, E पार्ट एफ जी, यदि मैं TC का मतलब डी यूसी बाई डी टी, तो यदि यूसी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या डी यूसी बाई डी टी नहीं निकाल सकते हो? बोलो। Yes. तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यस yes. भाई एनर्जी तो स्टोर हो रही है ना कैपेसिटर में, तो ये हो जाएगा रेट। वर्ड ध्यान देना सर, कैसे क्या पूछ रहा है उसको मतलब समझने की कोशिश करो और कैसे निकालना है। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। सर आपकी हाँ बोलो। नहीं सर, रेट सर ऑफ क्या यही वर्क? अभी बता रहा हूँ, एक मिनट को। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, बोलने के तरीके कई होते हैं, आपको इंटरप्रेट करना है चीजों को। यदि मैं बोलूं इसी को, यदि मैं क्वेश्चन में ये बोलूं कि रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ टाइम, तो ये हो गया। मैं इसको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट इज अ रेट बाय विच एनर्जी। सर इसको ऐसे नहीं कह सकते, वर्क डन बाय द बैटरी? नहीं बोल सकते सर वो तो समेशन होगा ना दोनों का। हाँ बिल्कुल। तो ये आ गया। अब यहां से यदि बैटरी की बात करूं तो जी एच पार्ट, ध्यान देना, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यदि मैं बोलूं कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वर्क डन बाय बैटरी या फिर एनर्जी रिलीज्ड बाय बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? जल्दी बोलो। UC plus HR. V into I होता है ना, क्या होता है? बैटरी का वर्क डन क्या आता है? वही V into I होता है सर। यस, VIT। बैटरी का पोटेंशियल V है और बैटरी करंट कितना रिलीज कर रहा है? I, और इनटू T, और I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता ही है मुझे, बस याद रखना उसी के पैरामीटर यूज करने हैं। तो इसका वैल्यू UC plus HR होगा ना सर? होना चाहिए। हाँ वो अभी कर रहे हैं बेटा, वो अभी कर रहे हैं। तो ये है रेट ऑफ, इस रेट नहीं, इट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इन टाइम t, ये बोल सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोल दो, ये 0 से t टाइम तक इतना काम किया होगा। अच्छा, ये I पार्ट, तो यहां से dWb बाई dt, जल्दी बोलो, ये क्या नाम दूंगा इसको? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। यस सर। और वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू I, पोटेंशियल बैटरी का, बैटरी करंट, तो ये है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? टोटल हीट जनरेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। भाई बैटरी ने जितना वर्क किया इन टाइम टी में, तो वही वर्क जो बैटरी ने किया कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो गया टाइम टी में, और कुछ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यहां से लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से आप वैल्यू सब रख के देख लेना, प्रूफ भी हो जाएगा। ये HR प्लस UC
इज इक्वल टू WB के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यस और नो? यस सर। और चाहो तो आप सबकी वैल्यू से वेरीफाई भी कर लेना। मतलब कहने का ये है कि यदि दो चीजें पता है तो थर्ड हमें फंडामेंटल से जाने की जरूरत नहीं है, दोनों को सेपरेट कर दो। मतलब यदि इनमें दो चीजें पता है तो थर्ड हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो बेसिक फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। यस और नो? सर ये पावर के लिए भी ट्रू होगा? बिल्कुल पावर के लिए भी ट्रू होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब इसमें ट्रू है तो डिफरेंस विद टाइम करेंगे तो पावर के लिए वैलिड होगा। तो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पावर अक्रॉस रिसीव्ड बाय द कैपेसिटर PC इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बैटरी। तो पावर के लिए भी ये चीजें वैलिड होंगी। यस और नो? यस सर। गुड, तो हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात? तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड कर सकते हैं कि बताओ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी का तो पता ही है, मैक्सिमम चार्ज कितना आया था, QC आया था। तो वो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 1/2 Q²/C, और वो Q की जगह क्या रख देंगे, मैक्सिमम चार्ज रख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करें कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यदि हमें गिवन है तो टाइम का वैल्यू टेंडिंग टू क्या करा देंगे, इन्फिनिटी करा देंगे, तो तब भी आ जाएगा। यस सर। या सारी चीजें क्लियर है? तो बाकी ये चीजें हमने करी हैं। बाकी तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, चार्ज निकालना है, करंट निकालना है, और टाइम कांस्टेंट एक टर्म था वो डिफाइन कर लें। बाकी सब चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं, बस वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट करोगे तो एक्सप्रेशन बड़े बड़े आएंगे, तो आप देख के घबराओगे फालतू में बस। तो घबराएगा, यदि घबराना है तो अलग बात है, नहीं तो सब चीजें तो वही फंडामेंटल है, बेसिक डेफिनेशन है, पावर वर्क डन, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बस। क्लियर है? यस सर। गुड। तो टाउ ये को कोई यूज पड़ता है? टाउ का बताया ना, टाउ का बताया ना कि वो बोल देगा कि बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर 3 टाइम कांस्टेंट। ओके सर। तो जब टाइम कांस्टेंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर 3 टाइम कांस्टेंट के बाद टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे भाई? टाइम का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, 3RC। तो ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हमने कर लिया, और जितनी पॉसिबिलिटी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करा दी है, कुछ छोड़ा नहीं है। जो भी कर सकते थे मैंने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। अब आप जाके एक बार इसको ठीक से करना। इसका वीडियो भी मैं वो रिकॉर्डिंग हुई रही है तो अपलोड कर ही दूंगा, देखना अच्छे से। डिस्चार्जिंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। टाइम हो गया नहीं हुआ? हो गया सर। यस सर। हाँ, चलो। तो डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट या RC सर्किट में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।